हमारे हाथ में जो भी पैसा है, हर पैसे के साथ हम अपने फ्यूचर को चुनने की पावर रखते हैं। अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनना। सोना हर जगह बिखरा पड़ा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित या ट्रेंड नहीं हैं। रॉबर्ट ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसा क्यों कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, योर पेज रीडर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित एक शानदार और लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू और शॉर्ट समरी। ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैंने इस बुक के चैप्टर 8 के कुछ अंश आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे सुनकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बुक आपके जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। बुक के शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि बुक हमें क्या बताना चाह रही है कि रिच डैडी और पुअर डैडी में क्या फर्क होता है। अगर आपने रॉबर्ट के अमीर डैडी बनने के बताए लेसन 1 से लेके 7 तक के वीडियोस को अगर नहीं देखा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन वीडियोस को पहले अवश्य देखें। नहीं तो आपको इस वीडियो में रॉबर्ट के बताए अमीर डैडी बनने के लेसन या फॉर्मूला को समझना मुश्किल रहेगा। तो आइए लेसन नंबर 8 के वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेसन का शीर्षक है शुरुआत करना। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके लिए दौलत इकट्ठा करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे कैसे किया वे अपने थॉट प्रोसेस को बताते हुए कहते हैं कि बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। यह सिर्फ साइकिल चलाने जैसा है, थोड़ा डगमगाने के बाद यह आसान हो जाता है। लेकिन जब पैसे की बात आती है, अगर आप ठान ले या संकल्प कर लें, तो थोड़ा डगमगाने के बाद आप संभल जाते हैं। आपको उन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए अपने अंदर सोए हुए फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा ये फाइनेंशियल टैलेंट सोया हुआ इसलिए होता है क्योंकि हमारे संस्कारों में हमें सिखाया गया है कि पैसे से प्रेम सारी बुराइयों की जड़ है। इस संस्कार ने हमें प्रोफेशन खोजने और कड़ी मेहनत करना तो सिखाया है, लेकिन यह नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। हमें केवल यह सिखाया गया है कि अच्छी नौकरी खोजो और उसमें कड़ी मेहनत करो, और जब हम रिटायर होंगे तो सरकार या कंपनी हमारी देखभाल करेगी। कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसे विचार दिए गए हैं कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ और उसे खर्च कर दो, और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएं तो हम कर्ज तो ले ही सकते हैं। दुर्भाग्य से वेस्टर्न सोसाइटी के 90% लोग इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। इसी के कारण अधिकतर लोगों में फाइनेंशियल टैलेंट हमेशा सोया ही रहता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमें जीवन के $1 मिलियन सौदों को खोजने के लिए उस फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होगा। जॉब ढूंढना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज्यादा आसान होता है, लेकिन यह ज्यादा पैसा बनाने का रास्ता नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप ज्यादातर लोगों से अलग रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आपको अपनी उस थॉट प्रोसेस को बताऊंगा जिससे मैं हर रोज गुजरता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं आपको आगे 10 स्टेप्स बता रहा हूँ जिसका इस्तेमाल आप फाइनेंशियल टैलेंट को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। रॉबर्ट का बताया गया स्टेप पहला, वास्तविकता से क्या कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। ज्यादातर लोग अमीर बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए उस रास्ते पर चलने का फैसला नहीं लेते क्योंकि उन्हें यह फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा नजर आता है। उनके लिए यह आसान लगता है कि वे पैसे के लिए काम करें और बचे पैसे किसी ब्रोकर को इन्वेस्ट करने के लिए दे दें। रॉबर्ट इसके लिए एक तैराक या स्विमर का उदाहरण देते हैं जो कि भावी अमेरिकी ओलंपिक तैराक टीम का हिस्सा बनने का सपना देखा करती थी। इसके लिए वो रोज हर सुबह 4 बजे उठती थी ताकि वो स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक स्विमिंग की प्रैक्टिस कर सके। वीकेंड्स पर वो अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाया करती थी। उसे पढ़ाई पर भी ध्यान देना था ताकि उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स बेहतर रहें। जब रॉबर्ट ने उस लेडी से पूछा कि उसको हाई एम्बिशंस और सेक्रीफाइसेस करने की ताकत किस चीज से मिलती है, तो उसका जवाब था कि मैं यह सब कुछ अपने और अपने परिजनों की खातिर करती हूँ, और यह उनका प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और सेक्रीफाइसेस के पार ले जाता है।
हम चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, इसका तालमेल भी एक कारण और गोल हो सकता है। जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर बनने की इच्छा के पीछे मेरा क्या कारण था, तो रॉबर्ट जवाब में कहते हैं कि इसके पीछे मैं चाहता हूँ यानी कि प्रबल इच्छाएं और मैं नहीं चाहता हूँ या घोर अनिच्छाओं का गहरा इमोशनल संयोग है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं कुछ की लिस्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपनी अरुचियों यानी के नहीं चाहता हूं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरी इच्छाएं यानी कि मैं चाहता हूं जन्म लेती है। रॉबर्ट कहते हैं कि वो सारी जिंदगी जॉब नहीं करना चाहते थे। रॉबर्ट वो नहीं करना चाहते थे जो उनके माता पिता चाहते थे, यानी कि जॉब सिक्योरिटी और उपनगर के घर में एक एम्प्लॉइज जैसा जीवन। रॉबर्ट कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे और अपने कैरियर पर काम करने में बिजी रहना चाहते थे। रॉबर्ट को इस बात का बहुत अफसोस होता था कि उनके गरीब डैडी कभी भी उनका फुटबॉल का मैच देखने नहीं आ पाए थे। रॉबर्ट के गरीब डैडी गवर्नमेंट के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते रहे और गवर्नमेंट ने उनकी मौत पर उनका ज्यादातर पैसा ले लिया। उनके पिता उनके लिए विरासत में कुछ भी छोड़कर नहीं गए। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे पैसा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा छोड़कर जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अब वे अपनी इच्छाओं की लिस्ट बताएंगे, यानी कि मैं चाहता हूँ। रॉबर्ट चाहते थे कि वे जवानी में ही दुनिया घूमें और जीवन में मन चाहे तरीके से जिएं, जैसी जिंदगी वे जीना चाहते हैं। रॉबर्ट आजाद रहना चाहते थे और अपने समय पर कंट्रोल रखना चाहते थे। रॉबर्ट चाहते थे कि पैसा उनके लिए काम करे। अमीर बनने के पीछे रॉबर्ट की तरह आपके पास भी पर्याप्त स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन होना चाहिए, क्योंकि यही इमोशनल रीजन आपको आने वाले झटकों और असफलताओं के बावजूद इस राह में कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने भी अपने जीवन में कई झटकों और असफलताओं को झेला था और कई बार पैसे गंवाए थे, लेकिन उन्होंने अपने अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम की इच्छा को हमेशा जिंदा रखा और अपनी यात्रा को जारी रखा। रॉबर्ट कहते हैं कि वो 40 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने लक्ष्य को पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस लक्ष्य को हासिल करने में 7 साल ज्यादा लगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने की यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं थी। अगर उनके पास अमीर बनने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता तो यह लक्ष्य मुश्किल भी हो सकता था। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो रॉबर्ट इस बुक को पढ़ने वाले लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इसे आगे ना पढ़ें, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। स्टेप नंबर 2, रोज ऑप्शन चुनें। चुनने की ताकत। रॉबर्ट कहते हैं कि आपके पास हर दिन एक ऑप्शन होता है कि आप अमीर बनेंगे, गरीब बनेंगे या मिडिल क्लास बनेंगे, यानी कि चुनने का अधिकार। आपके खर्च करने की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में उन्हें मोनोपोली गेम खेलने का बहुत शौक था। किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया था कि मोनोपोली गेम बच्चों के लिए होता है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी वे इस गेम को खेलते रहे। रॉबर्ट के पास उनके अमीर डैडी थे जिन्होंने उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क बताया था, इसलिए रॉबर्ट ने बचपन में ही अमीर बनने का ऑप्शन चुना था और वे जानते थे कि इसके लिए उन्हें एसेट या प्रॉपर्टीज इकट्ठी करना सीखना है। रॉबर्ट के दोस्त माइक को एसेट वाला कॉलम विरासत में मिला था, लेकिन फिर भी माइक को एसेट वाले कॉलम को मेंटेन करना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर फैमिलीज की नई पीढ़ी अपनी विरासत में मिली संपत्ति को इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्हें इसे मेंटेन या कायम रखने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ज्यादातर लोग अमीर ना बनने का ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि 90% लोगों को यह एक झंझट का काम लगता है, तो वे खुद के बचाव के लिए कहावतें इजाद कर लेते हैं, जैसे कि पैसे में मेरी कोई रुचि नहीं है, मैं अभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उम्र में छोटा हूँ, या जब मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। लेकिन इस तरह के बहाने उनसे 2 चीजें छीन लेती हैं। पहला समय, जो कि सबसे मूल्यवान चीज है, और दूसरा सीखने की आदत। लेकिन यह ऑप्शन हम हर रोज चुनते हैं। हर रोज हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं, और यह चुनने की ताकत है, यानी कि पावर ऑफ चॉइस।
रॉबर्ट कहते हैं कि वे अमीर बनने का ऑप्शन चुनते हैं और हर रोज चुनते हैं। रॉबर्ट लोगों को सलाह और आग्रह करते हैं कि सबसे पहले शिक्षा में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा सबसे पावरफुल टूल है। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। आप चाहे तो सारा दिन टीवी देख सकते हैं, गोल्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लास में भी जा सकते हैं। चॉइस आपकी होती है। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने में जरा भी इन्वेस्ट नहीं करते। वे बस सीधे जाकर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान खरीद लेते हैं। रॉबर्ट अपने एक मित्र का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, उनके एक दोस्त के यहाँ चोरी हो गई थी। चोर घर से सभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो ले गए, लेकिन किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। और हम सभी के पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसी कारण 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग ही बिजनेस बुक्स, इन्वेस्टमेंट टेप या फाइनेंशियल मैगजीन खरीदते हैं। रॉबर्ट अपने सीखने के प्रोसेस को जारी रखने के लिए हर साल कम से कम 2 दिन चलने वाले सेमिनार अटेंड करते हैं। 1973 में रॉबर्ट एक 3 दिनों तक चलने वाले सेमिनार में गए, जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके सिखाए गए थे। उन्होंने सेमिनार पर लगभग $385 खर्च किए और इस सेमिनार की बदौलत उन्होंने कम से कम $20 लाख बनाए। और उनको इस सेमिनार को अटेंड करने से एक नया जीवन मिला, क्योंकि अब उन्हें बाकी जीवन काम करने की जरूरत नहीं थी। रॉबर्ट सीडी और ऑडियो बुक खरीदना भी पसंद करते हैं ताकि वे उसे सुनने के बाद उसकी समीक्षा कर सकें। एक बार उन्होंने सीडी में एक इन्वेस्टर की ऐसी बात सुनी जिससे वे असहमत थे, लेकिन जब उन्होंने उस 5 मिनट की ऑडियो को 20 बार चलाकर सुना, तब उन्हें ये समझ आया कि उस इन्वेस्टर ने जो कहा था वह क्यों कहा था। रॉबर्ट को लगा कि उन्होंने उनके समय के एक महान इन्वेस्टर के दिमाग में सेंध लगा दी थी और उससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। रॉबर्ट इसे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा था। रॉबर्ट कहते हैं कि अब उनके पास प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के 2 आइडियाज होते हैं। पहला उनका खुद का पुराना तरीका और दूसरा तरीका जो उन्होंने इन्वेस्टर की सीडी को बार बार सुनकर हासिल किया था। रॉबर्ट कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते समय मैं ये सोचता हूँ कि इसे डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस कैसे एनालाइज करते। रॉबर्ट ने उन लोगों को पढ़ने और सुनने का ऑप्शन यह पता लगाने के लिए चुना ताकि वे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ सकें और उसका फायदा उठा सकें। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको उसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां भी करनी पड़ती हैं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वे अक्सर एक्सपर्ट्स की बातें नहीं सुनते। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करने लगते हैं। यह कोई बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं। अगर उनकी चतुराई में अहंकार मिक्स हो जाए तो यह उन्हें अज्ञानी बना देता है। वहीं दूसरी ओर जो सच में बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे नए विचारों का स्वागत करते हैं। नए आइडियाज और बुद्धिमान व्यक्ति के पुराने आइडियाज मिलकर एक नए आइडिया का निर्माण करते हैं। इसलिए सुनना बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट अपनी दौलत के बारे में लॉन्ग टर्म व्यू या दृष्टिकोण रखते हैं। वे फटाफट अमीर बनने वाली मानसिकता का समर्थन नहीं करते। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि शेयर या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने सबसे बड़े एसेट पर इन्वेस्ट करें, और वो है आपका दिमाग। याद रखें कि 1 या 2 मकान खरीद लेने से आप रियल एस्टेट के एक्सपर्ट नहीं बन जाते। स्टेप नंबर 3, अपने दोस्त सावधानी से चुनें। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट कहते हैं कि वे अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के कारण नहीं चुनते। रॉबर्ट के ऐसे भी दोस्त हैं जो अभी तक गरीबी में जी रहे हैं, और उनके ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं। कहने का मतलब यह है कि रॉबर्ट अपने सभी दोस्तों से मन लगाकर सीखने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट अमीर दोस्तों की तलाश करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखने के लिए। रॉबर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि उनके पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं क्योंकि वे इस टॉपिक पर रुचि रखते हैं। इसलिए रॉबर्ट उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं और वे लोग भी रॉबर्ट से कुछ नया सीखते हैं। रॉबर्ट अपने गरीब दोस्तों से यह सीखते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। उनके गरीब दोस्त उनसे कभी इन्वेस्टमेंट, पैसे या बिजनेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उनके गरीब दोस्त हमेशा उनके पास 2 ही चीजें मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी।
रॉबर्ट चेतावनी देते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में कभी भी अपने गरीब दोस्तों की बातें न सुने, क्योंकि वे हमेशा नेगेटिव सोच वाले और डरे हुए होते हैं। आपके गरीब दोस्त ये आपको हमेशा जरूर बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। जो उनके नेगेटिव विचारों को मान लेते हैं तो वे भी उन्हीं की तरह नेगेटिव सोच वाले बन जाते हैं। रॉबर्ट CNBC चैनल, जो इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, उसके टॉक शो का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उस टॉक शो के पास सो कॉल्ड एक्सपर्ट का एक पैनल होता है। एक एक्सपर्ट कहेगा कि मार्केट गिरने वाला है और दूसरा एक्सपर्ट कहेगा कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बातें सुनेंगे और अपने दिमाग को खुला रखेंगे, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ ना चलें। मार्केट में भीड़ अच्छे सौदों के लिए हमेशा सबसे बाद में आती है। अगर न्यूज़ में किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अच्छा होगा भीड़ के साथ चलने के बजाय किसी नई डील की तलाश करें जो कि थोड़ा रिस्की दिख रहा हो। स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं। एक लहर चली गई तो वे अगली लहर की खोज करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर किसी डील में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो डील पॉपुलर नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रॉफिट खरीदते समय कमाया जाता है, बेचते समय नहीं। डरपोक इन्वेस्टर उस भीड़ की तरह ही होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलती है। उनका लालच तब उन्हें इन्वेस्ट करने की हिम्मत देता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट कमाकर निकल चुके होते हैं। यह सब इनसाइड ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी होती है जो कि लीगल और इल्लीगल दोनों तरह से होती है। अंदरूनी जानकारी रखने वाले दोस्तों को बनाए रखने का एक फायदा यह भी होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। यह पैसा इंफॉर्मेशन के आधार पर बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन के आधार पर आप मार्केट में अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, उस उछाल का फायदा उठाते हैं और मार्केट के लुढ़कने से पहले ही उससे बाहर निकल जाते हैं। आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतनी ही जल्दी कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्त इसीलिए होते हैं और ये ही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। स्टेप नंबर 4, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने का हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। ये ही पैसा बनाने के प्रोसेस पर भी लागू होता है। इसलिए पैसे को अक्सर डो भी कहा जाता है। डो यानी कि गूंदा हुआ आटा जिससे हम रोटी या ब्रेड बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं और आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं या आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि जो भी आप सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। जैसे कि आप कुकिंग सीखेंगे तो आप कुक बन जाते हैं। इसलिए अपने टॉपिक को ध्यान से चुनें। ज्यादातर लोगों के पास पैसे का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल्स का भुगतान करो, चेक बुक भरो और कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर नौकरी पर निकल जाओ। अगर आप अपनी कमाई से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको फार्मूला बदलने की जरूरत है। कुछ समय पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए जहां यह सिखाया जा रहा था कि रियल एस्टेट फोरक्लोजर कैसे खरीदें। रॉबर्ट ने एक फार्मूला सीख लिया था और उन्होंने उस फार्मूले को आजमाकर कई मिलियन डॉलर कमाए। जब रॉबर्ट उस फार्मूले के एक्सपर्ट बन गए तो वे दूसरे फार्मूले की खोज करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ सीख लेने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने एक नई सीखी इंफॉर्मेशन का सीधे इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन वे हमेशा सीखते रहे। कई क्लासेस में फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट खरीदने पर क्लासेस होती हैं। ये शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। इसलिए रॉबर्ट जितना एक दिन में पैसा कमा लेते हैं, उतने पैसे कई लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज जो आप जानते हैं वो कल पुराना हो जाएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी तेजी से सीखते हैं, और ये ज्यादा तेज फॉर्मूले के बारे में नहीं है बल्कि ज्यादा तेजी से नए फॉर्मूले सीखने के बारे में भी है। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। यह फॉर्मूला पुराना हो चुका है और पूरी तरह से घिस चुका है। स्टेप नंबर 5, खुद को सबसे पहले पैसे दें। सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। सबसे पहले आपको अपने आप पर काबू करना सीखना चाहिए।
ज्यादातर लॉटरी विजेता खुद पर काबू न रख पाने की वजह से जल्दी ही फक्कड़ हो जाते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन की कमी ही है। जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है वे तुरंत नई कार खरीद लेते हैं या विदेश घूमने निकल जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं ये बताना बहुत मुश्किल है कि उनके 10 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो इस स्टेप में माहिर बनना सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसे आसान भाषा में समझे तो जिन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है और जिनमें फाइनेंशियल दबाव सहने की ताकत कम होती है वे कभी अमीर नहीं बन पाते। दुनिया आपको चारों ओर से धक्के मारती है और आप पर दबाव डालती है क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है। रॉबर्ट अपनी एंटरप्रेन्योर क्लासेस में स्टूडेंट को सिखाते हैं कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट स्किल है। पहला कैश फ्लो का मैनेजमेंट, दूसरा पीपल मैनेजमेंट और तीसरा पर्सनल टाइमिंग का मैनेजमेंट। यह स्किल सिर्फ बिजनेसमैन पर ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति पर लागू होती है और इसमें से प्रत्येक स्किल सेल्फ डिसिप्लिन में महारत से बढ़ जाती है। हालांकि कई इस बात से सहमत होते हैं कि खुद को सबसे पहले पैसे दें, लेकिन बहुत कम इस बात पर अमल करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को पहले पैसे देते हैं वो पहले अपने बिल्स पे करने के बजाय अपने एसेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सबसे लास्ट में पैसे देते हैं वो सबसे पहले अपने सारे बिल्स का भुगतान करते हैं और जो भी बचता है उसे निवेश करते हैं या खुद को पे करते हैं। दुर्भाग्य यह है जो खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं उनके पास सब पेमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पास कई अकाउंटेंट और बैंकर्स हैं जिन्हें उनके इस खुद को पहले पैसा देने के प्रिंसिपल से प्रॉब्लम है, क्योंकि उन अकाउंटेंट्स और बैंकर्स को यही सिखाया गया है कि पहले भुगतान करें और बचे हुए पैसे को निवेश करें, जबकि खुद को पहले पैसे देने वाले लोग जिगर वाले होते हैं, यानी कि उनमें हिम्मत होती है। खुद को सबसे पहले पैसे दें, ये कथन जॉर्ज कलासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इसमें इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप जॉर्ज एस कलासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन पढ़ना चाहते हैं तो यह अमेज़न पे हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रॉबर्ट कहते हैं कभी कभार जब पैसों की तंगी रहती है तब भी वो खुद को पहले पैसे देते हैं। रॉबर्ट कर्ज देने वाले और टैक्स के लिए सरकार को चिल्लाने देते हैं क्योंकि उनका यही सख्त रवैया उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वे लोग रॉबर्ट को बाहर निकलकर ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करते हैं और अमीर बनने की ओर ले जाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि अगर वे खुद को सबसे आखिर में पैसा देंगे तो उन पर नए इनकम सोर्सेज खोजने का कोई भी दबाव नहीं रहेगा। वे आमतौर पर सभी को समय से पैसा दे देते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि वे बस दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। रॉबर्ट उनकी पत्नी की क्रेडिट रेटिंग बेहतरीन है। रॉबर्ट कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने बिल्स का भुगतान ना करें और गैर जिम्मेदार बने। वे चाहते हैं कि आप एसेट वाले कॉलम को बड़ा करने पर ज्यादा ध्यान दें। खुद को सबसे पहले पैसा देने के लिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। पहला सुझाव, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें। अपने खर्चे कम रखें। अपने एसेट वाले कॉलम को पहले मजबूत करें और बाद में मकान या महंगी कार खरीदें। दूसरा सुझाव, जब भी आप तंगी में हो तो दबाव बढ़ने पर अपने निवेश या बचत में कटौती ना करें। उस दबाव को अपने फाइनेंशियल टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि यह मोटिवेशन आपको ज्यादा पैसे कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए नए रास्ते सोच सके। इससे आपकी पैसे बनाने की स्किल और फाइनेंशियल बुद्धि दोनों बढ़ जाएंगी। याद रखें कि यह स्टेप सेल्फ सेक्रीफाइस या फाइनेंशियल ओवर कंट्रोल को एनकरेज नहीं करता है। इस नियम का यह मतलब नहीं कि आप पहले खुद को पैसा देने के चक्कर में दूसरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाएं। इसलिए शुरुआत में फूंक फूंक कर कदम रखें सुखी जीवन के आनंद के लिए। अगर आप अपनी फाइनेंशियल टैलेंट का आह्वान करते हैं तो आपके जीवन में वो हर सारी चीजें हो सकती हैं जो आप चाहते हैं। आप अमीर आदमी बन सकते हैं और अपने बिल्स भी चुका सकते हैं। स्टेप नंबर 6, अपने ब्रोकर को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट ब्रोकर्स का इस्तेमाल करते हैं या अपने मकान के सामने एक बोर्ड लटका देते हैं, यह मकान मालिक द्वारा बिकाऊ है।
रॉबर्ट कहते हैं कि उनके अमीर डैडी ने उन्हें इस नीति के विपरीत चलना सिखाया है। वे प्रोफेशनल ब्रोकर को ज्यादा पैसे देने में यकीन रखते थे और रॉबर्ट भी उसी नीति को फॉलो करते हैं। अच्छे पेशेवर ब्रोकर ना सिर्फ आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके लिए पैसे भी बनाकर देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हम आज सूचना के युग में रहते हैं और इंफॉर्मेशन बेशकीमती है। एक अच्छा प्रोफेशनल ब्रोकर आपको अच्छी जानकारी देगा और साथ ही आपको एजुकेट करने के लिए समय भी देगा। रॉबर्ट कहते हैं कि वे ब्रोकर को जितना पैसा देते हैं उनकी इंफॉर्मेशन से वे अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ब्रोकर मार्केट में रॉबर्ट के आंख और कान है। वे हर दिन रॉबर्ट के लिए मैदान में रहते हैं, इसलिए रॉबर्ट को वहां रहने की जरूरत नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं, इसलिए उनसे बातचीत करके पता लगाएं कि उन्होंने अब तक खुद के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है या उनके खुद के पास कितने रियल एस्टेट हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आप में पीपल मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए। कई लोग अपने से कम स्मार्ट लोगों को मैनेज कर पाते हैं, जैसे कि किसी ऑफिस में जूनियर। असली स्किल है किसी टेक्निकल फील्ड में अपने से बेहतर और स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और आपके पास भी होने चाहिए। यही फाइनेंशियल समझदारी है। स्टेप नंबर 7, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपियन निवासी अमेरिका में रहने गए तो एक सांस्कृतिक परंपरा की गलत समझ से इंडियन गिवर शब्दावली का जन्म हुआ। अगर गोरे लोगों को ठंड लगती थी तो अमेरिकी इंडियंस उन्हें कंबल दे देते थे। गोरे निवासी या माइग्रेंट्स उस कंबल को उपहार मान लेते थे। जब अमेरिकी इंडियंस कंबल वापस मांगते थे तो गोरे लोगों को बुरा लग जाता था। अमेरिकी इंडियंस को भी बुरा लग जाता था कि गोरे प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते। असल में यहाँ गलती हुई इस सौदे को समझने में। इन्वेस्टमेंट और एसेट वाले कॉलम को बढ़ाने के लिए इंडियंस गिवर बनना बेहद जरूरी है। एजुकेटेड इन्वेस्टर का पहला सवाल होता है कि मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल सकता है, साथ ही मुझे मुफ्त में क्या मिलेगा। रॉबर्ट को एक छोटा सा रियल एस्टेट मिला जो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक वाले उस घर के $60,000 मांग रहे थे। रॉबर्ट ने $50,000 की बोली लगाई और बैंक वाले $50,000 में मान गए, क्योंकि उस बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। बैंक को लगा कि मैं इस डील में सीरियस हूँ। ज्यादातर लोग कहेंगे कि मैं ज्यादा पैसा उस डील में फंसा रहा हूँ। रॉबर्ट ने बताया कि उनकी कंपनी ठंड के मौसम में उस घर को $2,500 महीने पर किराए पर दे देती थी और बाकी के महीने ये आसानी से $1,000 महीने में उठ जाता था। रॉबर्ट का इन्वेस्टमेंट $50,000 3 साल के अंदर ही उनकी जेब में वापस आ गया और ये प्रॉपर्टी हर महीने उनके लिए पैसे बनाती रही। रॉबर्ट कहते हैं कि ऐसा ही वे अपने शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं। जैसे ही उनका प्रोफेशनल ब्रोकर उनसे किसी कंपनी में बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की सलाह देता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी प्रोडक्ट लॉन्चिंग की वजह से इस शेयर के दाम ऊपर जाएंगे, तो रॉबर्ट 1 वीक से 1 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जब शेयर के दाम ऊपर जाते हैं तो वे अपनी इन्वेस्टेड मनी को निकाल लेते हैं और बचे हुए शेयर्स छोड़ देते हैं और मार्केट के उतार और चढ़ाव की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मूल रकम वापस उनकी जेब में आ चुकी है। तो इससे टेक्निकली रॉबर्ट ऐसी संपत्ति या शेयर्स के मालिक बन जाते हैं जो कि फ्री होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को रिस्क पसंद नहीं आता और वे अपना पैसा बचत खाते में रखना पसंद करते हैं, लेकिन बचत खाते से बहुत कम इनकम होती है, साथ ही उन्हें मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके हर इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा पहलू होना चाहिए, यानी कि कोई चीज साथ में मुफ्त होनी चाहिए, जैसे कि मिनी स्टोरेज, मुफ्त जमीन का टुकड़ा या स्टॉक के शेयर, मकान, और रिस्क सीमित या कम होना चाहिए। इसलिए समझदार इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट यानी ब्याज दर से आगे तक देखना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके प्रिंसिपल अमाउंट वापस निकालने पर उन्हें कौन सी संपत्ति मुफ्त मिलेगी। यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। स्टेप नंबर 8, लग्जरी की चीजें एसेट से खरीदें। फोकस की पावर। हर इंसान की तरह ही रॉबर्ट भी लग्जरी चीजों से प्रेम करते हैं, लेकिन वह उनके लिए कर्ज नहीं लेते। इसके बजाय रॉबर्ट उन लग्जरियस चीजों को खरीदने के लायक पैसे जनरेट करने के लिए अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रॉबर्ट अपनी इस बात को समझाने के लिए अपने एक दोस्त के बेटे का एग्जाम्पल देते हैं। रॉबर्ट के एक दोस्त का 16 साल का जवान लड़का कार खरीदना चाहता था।
उनका दोस्त रॉबर्ट से सलाह मांगने आया और उसने बताया कि उसका लड़का कार खरीदना चाहता है और अपनी बचत में से पैसे निकालकर डाउन पेमेंट करना चाहता है। रॉबर्ट और उसका दोस्त आपस में इस समस्या पर बातचीत कर रहे थे कि एकदम उसके दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आया और वो तुरंत घर चला गया। 2 महीने बाद जब रॉबर्ट का दोस्त उनसे मिला तो उसने अपनी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताया। रॉबर्ट के दोस्त ने बताया कि एक शर्त के साथ उन्होंने अपने लड़के को $3000 दे दिए थे। रॉबर्ट के दोस्त ने आगे बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने रॉबर्ट का कैश फ्लो गेम खेलने को कहा और पैसे को समझदारी से उपयोग करने पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने अपने लड़के को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की मेंबरशिप दिला दी और शेयर मार्केट पर कुछ बुक्स भी दिला दी। रॉबर्ट ने आगे पूछा कि शर्त क्या थी। रॉबर्ट के दोस्त ने बताया कि शर्त थी कि उनका बेटा सीधे $3000 से कार नहीं खरीद सकता, लेकिन वो इन पैसों का इस्तेमाल किसी शेयर ब्रोकर को खोजने और शेयर खरीदने और बेचने में कर सकता है। एक बार उनका बेटा उन $3000 से $6000 कर लेता है तो उन पैसों में से कार खरीद सकता है और बाकी के $3000 उसके कॉलेज फंड में चले जाएंगे। रॉबर्ट ने पूछा कि इसका रिजल्ट क्या आया। उनके दोस्त ने बताया कि शुरू में तो उनके लड़के ने शेयर मार्केट से पैसे बनाए, लेकिन बाद में $2000 गवा दिए। अब उसके पास केवल $1000 ही बचे हैं। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में उसकी रुचि आसमान छू रही है। वो नई किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता है और उसका शेयर मार्केट के बारे में ज्ञान बहुत बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उनका लड़का अब कार खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उसे इससे भी ज्यादा मजेदार गेम मिल गया है। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके दोस्त का लड़का बहुत कम उम्र में ही एक अच्छा सबक सीख गया है जो उसको जीवन भर काम आएगा। उसे अब जो लग्जूरियस चीजें चाहिए उसके भुगतान के लिए एसेट वाले कॉलम को बढ़ाना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि एसेट वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उन पैसे के सही इस्तेमाल के लिए मानसिक इच्छा शक्ति का होना। रॉबर्ट एक एग्जाम्पल द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि अधिक धन बनाने की खातिर धन को सही दिशा देने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 दे दें तो रॉबर्ट के एनालाइज के अनुसार हिसाब से साल के अंत में ये परिणाम आएगा। रॉबर्ट के अनुसार 100 में से 80 लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दरअसल कई तो उस पैसे से नई कार, फ्रिज, अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वेकेशन का डाउन पेमेंट देकर ज्यादा कर्ज में डूब चुके होंगे। 16 लोग उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा लेंगे। 4 लोग उस $10,000 को बढ़ाकर $20,000 कर लेंगे। आजकल लोग अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए पैसे कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रास्ता शॉर्ट टर्म में तो आसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा देता है। अगर आपकी फाइनेंशियल बुद्धि कमजोर है तो पैसा आपको जमीन पर पटक देगा। दौलत का मालिक बनने के लिए आपको ज्यादा चतुर होने की जरूरत है, फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। पैसा आपकी आज्ञा का पालन करेगा। पैसे के गुलाम बनने के बजाय आप पैसे के मालिक होंगे। इसी में फाइनेंशियल समझदारी है। स्टेप नंबर 9, अपने हीरोज चुने। मिथक की शक्ति। रॉबर्ट कहते हैं कि बचपन में वे विली मेज, हैंक एरन और योगी बेरा के दीवाने थे। वे रॉबर्ट के हीरो थे और वे उनके जैसा बनना चाहते थे और वे उनके बेसबॉल कार्ड संभाल कर रखते थे। रॉबर्ट को अपने हीरोज के बेसबॉल के आंकड़े मुंह जबानी याद थे। वे 9 साल की उम्र में बेसबॉल खेलते समय अपने हीरोज के खेलने के अंदाज को फॉलो करते थे। यह एक बहुत ही पावरफुल तरीका है किसी भी चीज को सीखने का, लेकिन अक्सर हम एडल्ट होने के बाद इसे खो देते हैं। अपने हीरोज को भी फॉलो करना छोड़ देते हैं। अपने हीरोज की नकल या अनुसरण करना सीखने का सचमुच पावरफुल तरीका है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज उनके हीरोज बदल गए हैं। वे अब गोल्फ के महान प्लेयर की नकल और फॉलो करते हैं। रॉबर्ट के हीरोज अब डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर जैसे लोग हैं। रॉबर्ट उनके आंकड़े उसी तरह से जानते हैं जिस तरह से बचपन में बेसबॉल के हीरोज के जानते थे। रॉबर्ट वॉरेन बफे जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, रॉबर्ट उस पर नजर रखते हैं।
रॉबर्ट उनकी मार्केट रिलेटेड अप्रोच के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वे शेयर्स कैसे चुनते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील्स को कैसे खोजते हैं और उन डील्स को क्लोज कैसे करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जिस तरह वे बचपन में बेसबॉल के ग्राउंड पर अपने हीरोज की नकल कर रहे होते थे, उसी तरह जब वे मार्केट में होते हैं तो वे डोनाल्ड ट्रंप की नकल कर रहे होते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हीरोज हमें इंस्पायर करने से ज्यादा हमें चीजों को आसान करके दिखाते हैं। चीजों को आसान करके दिखाने की वजह से ही हम भी उन्हीं जैसे बनना चाहते हैं। अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो बहुत सारे लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। इसके बजाय ऐसे हीरोज खोजें जो चीजों को आसान बनाते हों। नंबर 10, सिखाओ और आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। देने की शक्ति। रॉबर्ट के दोनों डैडी शिक्षित थे। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने उन्हें सिखाया था कि परोपकारी बनो और दान देने की आदत बनाओ। वहीं उनके गरीब डैडी ने उन्हें बेहतर शिक्षा तो दी लेकिन कभी दान नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास सारे पेमेंट देने के बाद कुछ बचता ही नहीं था। रॉबर्ट के अमीर डैडी अपनी इनकम का 10वां हिस्सा दान में देने में विश्वास करते थे। अमीर डैडी कहते थे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले देने की जरूरत है। रॉबर्ट के अमीर डैडी पैसों की कमी के बावजूद चर्च और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को दान देना नहीं भूलते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि उनका विश्वास है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज सच है, इसलिए रॉबर्ट वही चीजें देते हैं जो वे पाना चाहते हैं। रॉबर्ट पैसे पाना चाहते हैं इसलिए पैसे दान में देते हैं और पैसा कई गुना होकर उनके पास वापस लौटता है। अगर रॉबर्ट सेल्स चाहते तो वे चीज बेचने में किसी दूसरे की हेल्प करते और उनकी सेल्स बढ़ जाती। रॉबर्ट एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी ठंड भरी रात में जलाने वाली लकड़ी हाथ में लेकर बैठा था। वे आदमी उस अंगीठी पर चिल्ला रहा था कि जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगी तब मैं तुम्हें लकड़ी दूंगा। रॉबर्ट कहते हैं चाहे बात प्रेम, खुशी, सेल्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की हो, हर आदमी को बस यही बात याद रखना चाहिए कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए उसे पहले देना होगा। रॉबर्ट को कोई देखकर मुस्कुराता है तो रॉबर्ट भी मुस्कुराकर और हेलो कहकर उनका अभिवादन करते हैं और देखते ही देखते रॉबर्ट के आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। ये सच है कि आपका संसार आपका आईना होता है। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि सिखाओ और आपको ज्यादा मिलेगा। रॉबर्ट सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को जितना ज्यादा सिखाते हैं वो उतना ही ज्यादा सीखते हैं। अगर आप पैसे के मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं तो किसी दूसरे को मनी मैनेजमेंट सिखाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में नए विचारों और फॉर्मूलाज का सैलाब आ गया है। रॉबर्ट के साथ कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कुछ दिया लेकिन वो लौट कर उनके पास नहीं आया। जब रॉबर्ट ने इसका ऑब्जर्वेशन और इंट्रोस्पेक्शन किया तो उन्होंने पाया कि वे यहाँ पर कुछ देने के लिए नहीं बल्कि कुछ पाने के लिए दे रहे थे। रॉबर्ट के गरीब डैडी शिक्षित थे इसलिए वे बेहतरीन शिक्षक बने और रॉबर्ट के अमीर डैडी यूथ को बिजनेस करना सिखाते थे इसलिए वे बेहतरीन स्मार्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। आपके पास जो है उसके प्रति उदार या जनरस बने और यह मेक श्योर करें कि आप कुछ पाने की खातिर नहीं बल्कि देने के आनंद के लिए दे रहे हैं। रॉबर्ट इस लेसन में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं आपको जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, सोना हर जगह बिखरा पड़ा है लेकिन ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित या ट्रेंड नहीं हैं। नंबर 2, पावरफुल रीजन या पर्पस के बिना जीवन में कोई भी चीज हासिल करना मुश्किल है। नंबर 3, 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10% लोग फाइनेंशियल बुक्स खरीदते हैं। नंबर 4, हमारे हाथ में जो भी पैसा है, हर पैसे के साथ हम अपने फ्यूचर को चुनने की पावर रखते हैं, अमीर, गरीब या मिडिल क्लास बनना। नंबर 5, आप जो कर रहे हैं अगर आप उससे थक गए हैं या अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो बस उस फॉर्मूले को बदल दें। नंबर 6, रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने कई मौकों पर पैसा गंवाया है लेकिन मैं केवल उस पैसे से खेलता हूँ जिसे गंवाना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब मैं कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़े जाता हूँ और इस वीडियो का समापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आप अमीर बनना चाहते हैं? आपकी इच्छाएं और जो आप नहीं चाहते हैं, और क्या रॉबर्ट के हिसाब से वे पर्याप्त पावरफुल हैं? क्वेश्चन नंबर 2,
आपने अपने दोस्तों से फाइनेंस के बारे में क्या सीखा है, अच्छा या बुरा? क्वेश्चन नंबर 3, आपका फाइनेंशियल हीरो कौन है? आप अपने कार्यों में उस हीरो को कैसे फॉलो करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, जब आपने पहली बार लग्जूरियस आइटम खरीदी थी तो आपने इसके लिए पेमेंट कैसे किया था? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में अमीर डैडी बनने का 9वां या 9th सबक क्या बताया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने रॉबर्ट के अमीर डैडी बनने के बताए लेसन 1 से लेके 7 तक के वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन वीडियोस को आप अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। Amazon पर ये उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस बुक की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो यह कुकू FM पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।